नमस्कार, आप सभी का स्वागत है थिंक टैंक पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स 2026 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और इसका जो मेथड मतलब कि सीक्वेंस होने वाला है वो बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठे उन सब की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर दे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मतलब कि विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट पे किसे अपॉइंट किया गया है। पहला ऑप्शन है एएस राजीव, प्रवीण वशिष्ठ, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और राकेश अस्थाना। ये चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, लेकिन इन ऑप्शंस को तो हम सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विजिलेंस कमिश्नर एक हाई लेवल अथॉरिटी होता है। होता क्या है? हाई लेवल अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट में करप्शन को कम करने का काम करता है या करप्शन पर नजर रखता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो 1964 में इसकी शुरुआत की गई। 1964 में इसकी शुरुआत की गई। नाउ बाद में 2003 में सीवीसी को, मतलब कि 2003 जब आया तब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कौन सा स्टेटस दिया गया? स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया। ठीक है। ओके। ठीक है, किसने शुरू किया इसको? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया होगा, है ना। लेकिन किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे ये आया? तो उस कमिटी का नाम है संथनम कमिटी। संथनम कमिटी, जो कि 1962 से 64 में इन्होंने रिकमेंड किया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाना चाहिए। ये एक ऐसी बॉडी होगी जो कि करप्शंस को रोकेगी, साथ ही साथ इसको एकदम इंडिपेंडेंट बनाना है, जिससे करप्शन पे आराम से कंट्रोल कर पाए और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर, मतलब कि ये से दो वो होते हैं। ठीक है। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनकी अपॉइंटमेंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन अपॉइंटमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन देता कौन है? तो उसमें तीन लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक होते हैं हमारे होम मिनिस्टर, और एक होते हैं हमारे अपोजिशन के लीडर। जो कोई भी अपोजिशन में पार्टी होती है उसके जो भी लीडर होते हैं, वो तीन लोग मिलकर के इसको वो करते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ये नहीं है, इसीलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन ही नहीं किया गया है। फिर ये किसी लॉ के अंडर बनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये किस लॉ के अंडर बनी है? तो ये बनी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंदर इसको बनाया गया है, 2003 के अंदर। ठीक है। सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला और लीगली इसको डिफाइन किया गया। समझ में आया? चलिए, ये था। अब आंसर पे आते हैं। तो प्रवीण वशिष्ठ को विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। चीफ ऑफ करंट विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। बाकी विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो एएस राजीव, और इनका टर्म जो होता है वो 4 साल का होता है, या फिर जब तक इनकी एज 65 ना हो जाए तब तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज टेकन ओथ एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया की ओथ किसने ली? पहला ऑप्शन है राजीव गौबा, आलोक वर्मा, अशोक लवासा या फिर राजकुमार गोयल। तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होता है। ठीक है। देखो, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये जानना ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसको याद भी रख पाओगे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट की जो फाइल्स होती थी उन्हें सीक्रेट रखा जाता था, उन्हें जनता के साथ शेयर नहीं किया जाता था। और जो कॉमन आदमी है, मतलब कॉमन मैन है, उसे पता ही नहीं होता था कि डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं और पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मतलब ओवरऑल बात आ रही थी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे, कि भाई
पैसे सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और कितनी सही जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसकी और कैसे इंसिडेंट्स आए, कई बार ऐसा हुआ, जैसे कि कॉलोनियल एरा मतलब कि अंग्रेजों के ज़माने का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, उसके अंदर भी सीक्रेट बोल के छुपा दिया जाता था। करप्शन और स्कैम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले 1990s के बाद, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, बोफोर्स स्कैम, फॉर्डर स्कैम, डिफेंस डील्स, ऐसे करके बहुत स्कैम्स देखने को मिले। और एक मजदूर किसान शक्ति संगठन भी बनाया गया। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई, फंडामेंटल राइट की डिमांड, इन सब चीज़ों में देखा गया कि लोगों को जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और क्या वो सही जगह खर्च हो रहे हैं या नहीं, और गवर्नमेंट उसका सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए फिर इसको लाया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, और अब बात करते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होता है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का हेड होता है, और आरटीआई एक्ट, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने का काम भी करता है। मतलब कि अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आपने आरटीआई फाइल किया, तो वो आरटीआई का मतलब है कि जिस भी डिपार्टमेंट से आपने मांगा कि भाई मुझे ये जानकारी दीजिए, अगर वो जानकारी नहीं दे रहा है तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बना है ये उस डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई इनकी फाइल या फिर इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ऐसा। ठीक है, मतलब कि लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन मिले। अब बात आती है कि ये जो सीआईसी है ये कब बना। ठीक है, तो ये बना है आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर, 2005 के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है, ओके। अब इसको रिकमेंड करने वाले कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन के लीडर, और एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीनों मिलकर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं और वो फिर बाकी के काम देखता है। तो चलिए आंसर पे आते हैं। राजकुमार गोयल को अपॉइंट किया गया है हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का डायरेक्टर कौन है। लेकिन आपको पहले जानना चाहिए कि सीआईएसएफ क्यों बनाया गया भाई। हमारे पास पुलिस फोर्सेस नहीं थी क्या, या मिलिट्री नहीं थी, या फिर आर्मी नहीं थी, सब कुछ था। फिर सीआईएसएफ का गठन क्यों किया गया। तो 1960s में ये देखा गया कि जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि पीएसयूज बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री सेटअप होने में फिर लगी थी, है ना। तो उस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है कि वहां पे चोरी हो सकती है, वहां की चीजों को डैमेज किया जा सकता है, और लेबर भी प्रोटेस्ट या फिर चीजों को डैमेज कर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, है ना। ओवरऑल इनका जो मेन मोटिव था कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बन रही हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं, इन इंडस्ट्रीज की रखवाली कौन करेगा। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स को बनाया गया जो कि स्पेशली इंडस्ट्रीज, माइंस और पावर प्लांट्स की रखवाली के लिए काम करेंगी। इन्हें बोला गया सीआईएसएफ। ठीक है, रिफाइनरीज हो सकता है, स्टील प्लांट्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर और स्पेस इंस्टॉलेशन हो सकता है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी हो सकती है ना, मेट्रो सिस्टम, पावर प्लांट, सी पोर्ट, ये सारी चीजें, वीआईपी सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब में हमारा सीआईएसएफ काम करता है। और ये सेंट्रल का होता है तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी पोस्टिंग्स की जाती हैं। कौन इसको कंट्रोल करता है, तो इसको कंट्रोल करने वाले होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो इसके हेड होते हैं। समझ में आया कि सीआईएसएफ कहाँ है, कब बना, 1960 में बना। क्यों बनाया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बचाने के लिए बनाया गया। किसके अंडर आता है, एमएचए के अंडर आता है। इसका हेड कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो चलिए इसके आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है
कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीण रंजन को बनाया गया है, और ये सारी चीजें तो हमने आपको बता ही दी है। और इसके एस्टैब्लिशमेंट 1969 में किया गया था। हेडक्वार्टर सीआईएसएफ का न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिफेंस अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन ए बाला सुब्रमण्यम है, बनाए गए। डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के प्रवीण कुमार को बनाया गया। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। इंडो टिबेटन आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल श्री शत्रुजीत कपूर को बनाया गया। एनएसजी के श्री भृगु श्रीनिवासन और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के संजय सिंघल, रॉ के परक जैन और एनआईए के राकेश अग्रवाल। ये सब ऐसे नाम हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सब इतने फैक्चुअल हैं कि इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट दिया जाए, है ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उड़ीसा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी? तो भाई ये वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन है? ये कोई ना कोई आईएएस ही होंगी, है ना, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, बट पहले इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज अनु गर्ग। अनु गर्ग को पहला उड़ीसा का वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। अब बात आती है कि तो फिर जस्ट अ सेकेंड, बात आती है अनु गर्ग की। तो फिर इस मामले में अनु गर्ग कौन है? तो अनु गर्ग जो है वो उड़ीसा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी 2025 में इनको बनाया गया। ये 1991 की आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह भी करवाया। लेकिन अब एक इंसान के ऊपर हम लोग पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन है, अनु गर्ग। इससे ज़्यादा डिटेल में जानने वाला इनके लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? अभी देखो, आपने शुरुआत में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हमने पढ़ा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, और अब हम आ गए हैं सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इसकी तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है, क्यों बनाया गया, और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया गया है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन, भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसका होगा? भाई इलेक्शन कमीशन का ही तो चीफ होगा। ठीक है, तो इनका काम क्या क्या होता है? तो इनका काम होता है कि लोकसभा विधानसभा और जितने भी प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट का या फिर वाइस प्रेसिडेंट का, इनके इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाया जाए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हाउ डिड दिस पोजीशन कम इन टू बी? तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, आर्टिकल 324 के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया। मतलब कि पहले से ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, और इसी के आधार पे इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, फॉर्मेशन किया गया, और इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इनके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से करवाओगे, जिससे कि सब में मतलब कि देश हमारा सही से चल पाए। ठीक है, ओके। नाउ अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो अपॉइंटमेंट के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर, जितनी भी जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडीज बनती हैं उनमें क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा तो रहते ही रहते हैं, और इसमें क्या है, एक सेंट्रल मिनिस्टर भी रहते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किया होता है। तो इन तीनों की सहमति से इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ओके। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह से इसका क्या क्या काम होता है, और कौन अपॉइंट करता है, क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें बता दी। अब आते हैं अपने आंसर पे। ज्ञानेश कुमार जी, इनको नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। बाकी कमिश्नर्स की बात करें, बाकी कमिश्नर क्या, सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी बाकी इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए।
इस आर्टिकल 324 बता दिया हूं। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सेंट्रल मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ FICCI? ठीक है, FICCI क्या है ये जान लेते हैं पहले हम लोग, वो भी जरूरी है। तो FICCI की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे पुराना एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा? लार्जेस्ट और एपेक्स, मतलब सबसे बड़ा है, और एपेक्स मतलब सबसे टॉप पे है। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? अगर हम काम की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट और नॉन नॉन प्रॉफिट है फिलहाल, क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल है तो इसके आने के चांसेस कम है। बट क्योंकि FICCI इज अ मतलब एक बड़ा नाम है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1927 में किया गया था। और इसका काम ही यही होता है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका काम ही यही होता है कि इंडिया के बिजनेस और इंडस्ट्री को इकोनॉमिक पॉलिसी में, मतलब कि इकोनॉमिक पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग चलवाना सिखा सके। मतलब कि जो इंडिया के बिजनेस है और इंडस्ट्री है, इनकी देख रेख करना। देख रेख का मतलब कैसे? जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो इसके हिसाब से बने, मतलब इंडिया ऐसा चले कि जहां पे हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए। ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं इसमें, इसलिए FICCI को बनाया गया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलिए, अब इसके में देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। किसे बनाया गया इसका प्रेसिडेंट? तो इसका प्रेसिडेंट बनाया गया अनंत गोयनका को। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब यूपीएससी के बारे में तो हर कोई जानता है, बट देयर आर सम बेसिक डिटेल्स, जैसे कि IAS IPS IFS की जो रिक्रूटमेंट्स होती है वो यूपीएससी कराता है। यूपीएससी की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1926 में। ठीक है, बट 1926 में पहले इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर बाद में 26 जनवरी 1950 में इसके नाम को, मतलब कि नाम को चेंज करके इसका नाम यूपीएससी रख दिया गया। यूपीएससी शुरू किसने किया था? तो ब्रिटिश इंडिया में अगर हम बात करें तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे यूपीएससी का गठन किया गया था। ठीक है, अब बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया बना तो उनको लगा कि हाँ जरूरत है IAS IPS PCS की भी, तो उन्होंने उसी को नाम चेंज करके यूपीएससी बना दिया। यूपीएससी के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो 315 से लेकर के 318 तक, 315, 16, 17 और 18, ये चारों आर्टिकल यूपीएससी से रिलेटेड हैं, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं। चेयरमैन और मेंबर की जो अपॉइंटमेंट वो इसमें दिया गया है 316 में। चेयरमैन है, मेंबर की अपॉइंटमेंट, भाई अपॉइंट भी तो करोगे ना, तो अपॉइंटमेंट कैसे करोगे? चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या रीजन है, वो सब बताया। फिर 317 भाई अपॉइंट कर लिया, अब आप रिमूव भी तो करोगे, है ना? कोई गलती किया तो रिमूव या फिर सस्पेंड करोगे, तो सस्पेंशन यहाँ पे दे दिया। 318 में भाई काम कर रहे हो तो सर्विस की कंडीशन क्या क्या है ये भी देख लो तुम, कंडीशन ध्यान में रख लेना। और एक और है हमारा आर्टिकल 320, आर्टिकल 320 जिसमें फंक्शंस ऑफ यूपीएससी बताए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ यूपीएससी बताए जाते हैं, ये सारा इससे रिलेटेड था। और यूपीएससी का काम तो आपको पता ही है कि किन को अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है अपॉइंटमेंट को लेके, प्रमोशन को लेके, डिसिप्लिनरी मैटर्स को लेके। और इसके जो भी अपॉइंटमेंट, मतलब कि जो भी इसके एडवाइसेस होती हैं वो एक रिकमेंडेटरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए, अब चेयरमैन कौन है ये देख लिया जाए। तो चेयरमैन बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। इन आर्टिकल्स के बारे में मैंने बता दिया, जो जरूरी आर्टिकल्स है वो मैंने आपको बता दिए पहले ही। नेक्स्ट आते हैं, फेडरल बैंक फॉर द फॉर्च्यून वेव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन, इनको हर कोई जानता है। इसके पहले मतलब कि
इंडिया की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की, वो दीपिका पादुकोण थी। इंडिया की वुमेन क्रिकेट कैप्टन हरमनप्रीत कौर पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर थी पंजाब नेशनल बैंक की। और एम एस धोनी जो है वो गुडविल एम्बेसडर बनाए गए थे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के। तो अभी बात किया गया फॉर्चूना वेव की, तो विद्या बालन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर, और बाकी जो इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो है हमारे आर्यन वर्षे। ज्यादातर लोग आर प्रगनंदा को लगाते है ना, क्योंकि वही नाम ज्यादा दिमाग में रहता है। लेकिन 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो बने हैं आर्यन वर्षे। विजेंद्र सिंह, मेंबर एबीसीओ के। इंडिया का पहला चेस ग्रैंड मास्टर कौन था? विश्वनाथन आनंद। 91st ग्रैंड चेस ग्रैंड मास्टर कौन? प्रगनंदा। और 90th इलम परथी एयर। ठीक है, तो 91st नंबर के प्रगनंदा थे आर प्रगनंदा, और 92nd नंबर के आर्यन वर्षने हैं। ठीक है। चेस ग्रैंड मास्टर क्या होता है? चेस ग्रैंड मास्टर की उपाधि जिसको भी दी जाती है वो माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा चेस का प्लेयर है, ऐसा। चलिए, अब चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट को पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में भी। तो हाई कोर्ट को लेकर के हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 214, 216, 217 और 218। ये चार आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होगा। एक बात, आर्टिकल 216 कहता है कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी भाई, कितने लोग उसमें रहने वाले हैं एक हाई कोर्ट में। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट और टेन्योर, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर कितने लोग रहेंगे ये तो बता दिया। अब बता रहा है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी और टेन्योर कितना होगा। और 2000 218 में, आर्टिकल 218 में ओथ बताई जाती है हाई कोर्ट के जजेस की। ये चीजें रही हैं। ठीक है। टेन्योर की अगर बात करें तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका टेन्योर होता है 62 ईयर्स तक का। ये इनका टेन्योर है। और मुझे लगता है कि हाँ, एक और बात, इनका कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं होता, नहीं होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तकी। इनको चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट बनाया गया है। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वे फिलहाल ये सब जानने की जरूरत नहीं है, इतना कहीं नहीं पूछा जाता, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, बट अभी ये चेंज हुआ है तो इसको याद कर सकते हो फॉर वन डे एग्जाम्स। अब ये आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया। हाँ, रिट्स बहुत जरूरी है। आर्टिकल 226 रिट की पावर देती है स्टेट हाई कोर्ट्स को, तो 226 आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, एचएसबीसी प्राइवेट बैंक के सीईओ कौन बने? तो इसके सीईओ बनी है ईडा ल्यू। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की जो सीईओ है वो ईडा ल्यू है। और इनके जो प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन है वो है दीना पवल और मैककॉर्मिक। प्राइम मिनिस्टर यमन की कौन है? शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी। और प्रेसिडेंट, फिलहाल, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया शेख जुआन बिन हमद अल थानी। ये हमारा एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बने हैं? तो हमारे पास आंसर है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं डीके सुनील जी। और ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन विकास चड्ढा बने हैं। और टाटा कम्युनिकेशन के एमडी सीईओ गणेश लक्ष्मी नारायण बने हैं। अब अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया था सीआईएसएफ पीएसयूज की ही तो देखभाल करती है। हाँ, तो एचएएल क्या करता है? हमारा ये जो एचएएल है प्यारा सा बना हुआ है, ये करता क्या है? नाम से ही सुनने में आ रहा है एरोनॉटिक्स, मतलब कि ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मतलब जितने भी एरोनॉटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं
उन सबको ही बनाता है। इंजन है, डिफेंस के एरोस्पेस इक्विपमेंट है, इन सबको बनाने का काम करता है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी भी है। इंडिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। बनाने का रीजन क्या था कि हमें बाहर वालों पर डिपेंड ना रहना पड़े और इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो डेवलप अपने अंदर ही कर लें। और एयरफोर्स और नेवी के लिए एक सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी बनाने का काम भी करे HAL। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, कर्नाटका। ये हेडक्वार्टर रहा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जैसे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट संगीता बारो, पीवी सिंधु को चेयर ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन में इलेक्ट किया गया 26 से 29 टर्म के लिए। मनाली क्षीरसागर जो है नागपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर बनी 100 साल में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फीमेल का है और पहला फर्स्ट फीमेल चांसलर है 100 साल में, मनाली क्षीरसागर। सोनाली मिश्रा पहली वुमेन बनी जो कि RPF को लीड करेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एमिली वेलवर्डे हेड कोच इंडिया वुमेन फुटबॉल की बनी। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। और ये सब लेक्चर्स आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेंगे।